जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। और वास्तव में आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में नौकरी लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके जीवन के लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा छपने वाला प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आप वास्तव में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में नौकरी लेना चाहते हैं तो आज के इस क्लास में जो भी प्रश्न आपको बताया जाए आप उसे डट जाइए, वो सीधे आपके एग्जाम में हुबहू आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? यह जो सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। तो मैं कहूंगा साथियों, ऐसे प्रश्नों को आप रट जाइए क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? श्री बाबू के नाम से। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए श्री बाबू के नाम से किन्हें जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। श्री बाबू के नाम से किन्हें जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। या पूछा जाता है बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानता है? किन्हें जानते हैं बिहार केसरी के नाम से? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में बिहार का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह 1946 से 1961 तक अपने पद पर रहे थे। यह अपने पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर कब तक रहे थे? 1946 से लेकर 1961 तक अपने मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 21 अक्टूबर, कभी कभी पूछ देता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर, याद रखिएगा 21 अक्टूबर को हुआ था। अगर पूरी डेट की आपका बात करें तो 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, शेखपुरा में हुआ था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहां में हुआ था? शेखपुरा में हुआ था। 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को हुआ था। इनका सबसे ज्यादा निधन यानी मृत्यु पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। श्री कृष्ण सिंह का जन्म तो आपको पता हो गया 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को शेखपुरा में। कौन कौन बच्चे मेरा वीडियो शेखपुरा से देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरा बताइएगा कि हाँ सर हम यहां से वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अगर इनका निधन की बात करें तो इनका निधन आपका मुख्यमंत्री के पद पर थे तभी इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। इनका मृत्यु हुआ था 31 जनवरी 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। आज के इस क्लास में आपको जो प्रश्न बताएंगे वो सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी पर टारगेट है, सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भले क्वेश्चन का लेवल कुछ मतलब क्या बोलते हैं 10th लेवल का रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, वही प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या कर रहा है? छौ किस राज का लोक नृत्य है? छौ किस राज का लोक नृत्य? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है और यह जो प्रश्न है संभावना है कि इस बार के एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। छौ किस राज का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, छौ आपका बिहार का भी लोक नृत्य हो जाता है, ओडिशा का भी लोक नृत्य हो जाता है, झारखंड का भी लोक नृत्य हो जाता है, यानी यहाँ सभी का हो जाएगा। छौ किस राज का लोक नृत्य है? तो सभी का लोक नृत्य है, बिहार का भी, ओडिशा का भी, झारखंड का भी। छौ क्या है? एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब आपके एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य पूछा जाता है, जैसे में देख सकते हैं कभी कभी पूछ देता है बिहू किस राज का लोक नृत्य है? बिहू किस राज का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम का होता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य होता है? असम का होता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य होता है? असम का होता है। गरबा कहां का होता है? गुजरात का। डांडिया कहां का होता है? गुजरात का। नौटंकी कहां का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा गया सवाल है। नौटंकी कहां का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो जाएगा?
नौटंकी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट लोक नृत्य यहाँ पर लाए हैं जो कि अभी हम आपको याद दिलवाते हैं। वो अगर आप याद कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी में नौकरी दिलाकर रहेगा। तो मैं वादा करता हूं साथियों कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आज का यह जो क्लास है वो जीवन में आपका याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर सवाल को देखा, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जो कि आपकी एग्जाम में आने का संभावना है। प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं, जैसे में आपकी एग्जाम में जो आने वाला है, जैसे में असम वाला काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, असम वाला है जो आपके एग्जाम में कभी काफी बार पूछा जा चुका है। जैसे में आपको बताते हैं सवाल कैसे पूछता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? असम का हो जाएगा। बिछुआ कहां का लोक नृत्य होता था? बिछुआ असम का ही होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपका बिहू पूछा जाता है, बिहू किस राज्य का है तो असम का हो जाएगा। अब देखिए बिहार वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जाट जाटिन, जाट जाटिन या झिझिया कहां का लोक नृत्य है? जाट जाटिन आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है कि जाट जाटिन या झिझिया कहां का लोक नृत्य है तो बिहार का हो जाएगा। उसी प्रकार से गरबा या डांडिया, गरबा या डांडिया कहां का लोक नृत्य है तो गुजरात का है। गरबा या डांडिया कहां का लोक नृत्य है? गुजरात का है। भांगड़ा और गिद्धा आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भांगड़ा और गिद्धा कहां का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा कहां का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। उससे ऊपर बात कर ले, जैसे में नौटंकी वाला भी हम आपको बताए थे, नौटंकी वाला यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी कहां का? उत्तर प्रदेश का। हम अभी आपको ऊपर बताए थे कि ये वाला जो सवाल है आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जिसके नीचे हम अंडरलाइन किए हैं, जैसे में देख सकते हैं, वो आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वो प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न आपकी एग्जाम में इस सवाल देखने को मिलेगा। चलिए अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एग्जाम में आएगा। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 3 नंबर सवाल को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर सवाल आपका भगवान बुद्ध से संबंधित है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार सीधे एग्जाम में आने वाला सवाल है। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? सॉरी, भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ था? तो सभी बच्चे को पता है, बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ था? तो बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। अगर हमने इससे संबंधित प्रश्न आपको बता दिया तो एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसे में भगवान बुद्ध से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कहां में? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सबसे पहले जन्म हुआ होगा, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और आज का आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है? ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम कहेंगे इनको ज्ञान का प्राप्ति कहां में हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। इनका मृत्यु कहां हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भगवान बुद्ध का मृत्यु कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, भगवान बुद्ध का मृत्यु कहां हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। इससे ज्यादा आपकी एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा भगवान बुद्ध का, जो मैं आपको बताया हूं। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सारा क्लियर। भगवान बुद्ध से अगर प्रश्न में पूछेगा तो मात्र इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल एवं इजी लेवल का सवाल है। भले आज का जो क्लास है वो भले इजी लेवल का लगे आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन है बाबू इसी लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जवाब आप लोग का आना चाहिए, बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा? आप लोग का जवाब आना चाहिए कमेंट में, बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है। देखते हैं, जैसे में आपकी एग्जाम जो होता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। कितना क्वेश्चन का
होता है 100 क्वेश्चन का आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जिसमें से आपका 40 क्वेश्चन जीके रहता है। 40 क्वेश्चन क्या रहता है? जीके रहता है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जीके ही पूछा जाता है 40 क्वेश्चन। तो मैं इस वीडियो में आपको जीके के 40 क्वेश्चन को कवर करूंगा और आप 40 में से कम 30 का टारगेट रखिए। 30 प्लस प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आपको सही करना है दोस्तों, ठीक है ना? तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यही एक मात्र चैनल है जहां पर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का पूरी तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल को आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि डेली आपको इसी चैनल पर बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास होता है। अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हो, डेली क्लास करना चाहते हो, तो यह जो चैनल है आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहां से 50,000 बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा करें। तो आज से आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाकर इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। तो इसका जवाब आना चाहिए बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है? फटाफट कमेंट में आप लोग को आना चाहिए बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत के संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैंने ये प्रश्न आपको कई बार करवा चुका हूं, तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारत के संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शॉर्ट में उसको बी आर अंबेडकर भी बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही जवाब देंगे तो आपका हो सकता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। अगर मेहनत कीजिएगा तो सिलेक्शन आपके हाथ में है। जैसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान का जनक इन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने संविधान को कब लिखा था, इनको लिखने में कितना समय लगा, टोटल खर्च कितना आया, ये सारा क्वेश्चन यहां पर हम आपको क्लियर कर देते हैं। संविधान को लिखने में जो टोटल समय आया था वह आया था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय आया था। 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका समय लगा था संविधान को बनाने में। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं जिसके ऊपर आपका पूरा देश चलता है? संविधान में जो पेज होता है ना, पेज आप लोग समझ रहे हैं, उसको संविधान में अनुच्छेद के रूप में बांटा गया है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है साथियों, याद रखिएगा। ये सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आप लोग के एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा जो कि आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया गया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल कि महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया गया था? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला किया गया आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह को ही हम लोग आंदोलन भी बोल सकते हैं। सत्याग्रह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कौन सा है, तो चंपारण आंदोलन हो जाएगा। यह कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। चंपारण आंदोलन जैसे में चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए याद रखिएगा 1917 ईस्वी में किया गया था। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी क्लास होता है सबसे पहले आपको वही पता चलेगा। तो जल्दी आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे। 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज कीजिए। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे।
चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर लाल ग्रह पूछ दे कि रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, लाल ग्रह या इसी ग्रह को हम लोग गुलाबी ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपकी एग्जाम में सारा छपने वाला प्रश्न है। मैं कहूंगा साथियों कि अगर अभी तक आप क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा और समय लगाकर इस क्लास को आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बताने वाले वो सीधे आपकी एग्जाम वाला प्रश्न है। तो देखिएगा, जो प्रश्न आ रहा है वो सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? अगर जो प्रश्न आपको आ रहा है तो आप उसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और इसको ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था? पूरा नाम याद रखिएगा, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी नाम था। बख्तियार खिलजी नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी नाम था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और इसको जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग में 8,848 मीटर इस पर्वत शिखर का ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट का लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। यह किस देश में स्थित है? तो यह आपका नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये विश्व का पूछा ना, अब आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का आपका कंचनजंगा हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ये सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार के सीधे एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। आप वास्तव में डेली क्लास करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पर 7 बजे, शाम में 7 बजे आपका डेली क्लास होता है, ठीक है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगले नंबर सवाल को चलते हैं। जैसे में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका जवाब आना चाहिए स्कर्वी। आपका जवाब क्या आना चाहिए? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन डी कहां से प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी कहां से प्राप्त किया जाता है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। सूर्य की रोशनी से आपका क्या प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। सनलाइट कहां से, मतलब सनलाइट से हम लोग विटामिन डी प्राप्त करते हैं। और आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हम लोग विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों आप बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था।
था। अगर हम पूछे बिहार अलग राज्य कब बना था, तो 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना था। सविनय असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये वाला जो है ये असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए 13 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, 13 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसा एक प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछ लिया जाता है। ऐसा ही तो आएगा नहीं, लेकिन आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी पूछा गया है और यहाँ पर पुष्प भी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह, सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है, बुध है। बुध सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है, 88 दिन में लगाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बुध का एक चक्कर पृथ्वी कितना दिन में लगाता है, 88 डेज यानी 88 दिन में लगाता है। पृथ्वी पूछेगा पृथ्वी कितना दिन में पूरा लगाता है, तो लगभग 365 दिन में लगाता है। आगे चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है या गुलाबी ग्रह किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा, लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड के कारण कहते हैं। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं, आपका जवाब आना चाहिए, बिहार में कुल टोटल कितने जिले हैं। भले आपको प्रश्न इजी लगे, लेकिन आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं, कमेंट में। चलिए अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगर जनगण मन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जनगण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार की एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। तो आप ऐसे प्रश्नों को रट जाइएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, H2O होता है, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। CO2 का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है, 0.0003% पाया जाता है। O2 की बात करेंगे तो O2 वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, लगभग 21% पाया जाता है। NaCl क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। चलिए 18 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सिख गुरु के मतलब, हाँ, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु यानी उनको 10वां गुरु भी कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका कहां में हुआ था, पटना में हुआ था, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी है, तो याद रखिएगा आईपीएस अधिकारी की बात करेगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, किरण बेदी हो जाएंगे। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो याद रखिएगा आनंदीबाई जोशी थी। कौन थी, आनंदीबाई जोशी थी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो आनंदीबाई जोशी थी,
याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो आनंदीबाई जोशी थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वाले, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है राजस्थान हो जाएगा, जिसका टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, मान लीजिए ये सवाल न पूछ के पूछ दिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ, तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल होता है 3,42,239 किलोमीटर होता है। और आप लोग बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछेगा क्षेत्रफल ना पूछ के जनसंख्या से पूछ देगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? जनसंख्या से उत्तर प्रदेश हो जाता है, जहां की आबादी लगभग में 11 करोड़ है। अगला नंबर सवाल है, सोनपुर मेला किस जिला में आयोजित किया जाता है? आपके बीएसएससी जो कार्यालय परिचारी का एग्जाम है, ये बिहार का एग्जाम है, तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सोनपुर मेला किस जिला में आयोजित किया जाता है? बताइएगा सभी बच्चे, सोनपुर मेला किस जिला में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सारण। सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सारण में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 22 नंबर आपका सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? आप लोग इसका जवाब नहीं बता पाइएगा, इतना इजी लेवल का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपकी बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखा जाता है, तो इसका जवाब आप लोग को आना चाहिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डी पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का बच्चे का आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे 206 ही होता है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 206 हम लोग लेकर चलते हैं, तो बी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ऐसे 208 हड्डी भी होता है, लेकिन बच्चा में होता है, लेकिन समानता 206 हड्डी को लेकर हम लोग चलते हैं, औसतन 206 हड्डी, ठीक है। चलिए तो बी वाला ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए गायत्री मंत्र मंत्र किस वेद से लिया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो याद रखिएगा जो गायत्री मंत्र है आपका, वह ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलिए अगला नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है, वह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसका पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, एकदम इजी लेवल का सवाल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि इतना इजी लेवल का सवाल आप लोग नहीं बताएंगे तो बहुत बेइज्जती की बात है। आप लोग बताइए, जैसे मैं आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है ये तो पूछेगा, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा टोटल आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। सभी में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में केगो खिलाड़ी 11 गो खिलाड़ी, फुटबॉल में केगो खिलाड़ी 11 गो खिलाड़ी, हॉकी में केगो खिलाड़ी 11 गो खिलाड़ी। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ बराबर क्या याद रखेंगे? 11। एच का मतलब क्या होता है? हॉकी। हॉकी में केगो खिलाड़ी 11 गो। सी का मतलब क्या होता है? क्रिकेट। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। एफ का मतलब क्या? फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज की इस वीडियो में आपको करवा रहा हूं। अगला नंबर सवाल है, बिहार की प्रमुख नदी कौन सा? बिहार का यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी कौन सा? तो बिहार में ना तो यमुना बहता है, ना गोदावरी बहता है, ना कावेरी बहता है, तो प्रमुख नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 545 किलोमीटर लगभग में बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। अगर टोटल बात करेंगे कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी कहां से निकलता है? तो
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। याद रखिएगा, गंगा नदी कहां से निकलता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। याद रखिएगा, टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर यहीं में बात करेंगे बिहार में तो 545 किलोमीटर। 27 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज का स्थापना कहां हुआ था? आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1965 ईस्वी में हुआ था। और कहां किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। कहां में किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाता है? ओजोन परत जो है वह किन किरणों से बचाता है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है, यानी पराबैंगनी किरणों से बचाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 30 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में टोटल राज्यसभा का कितना सीटें हैं बताइएगा? बिहार में राज्यसभा का टोटल कितना सीटें हैं? 16 सीटें हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, 31 नंबर आपका सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपको ऊपर भी करवा दिए थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का पोंगल महत्वपूर्ण त्योहार है। चलिए, 32 नंबर आपका सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बल्ब का धातु जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर आपका सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई आपको ऊपर करवा देते 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। अगला नंबर सवाल है, 34 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और नारा से आपकी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है साथियों, तो आप याद कर लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बार आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च 1912 ईस्वी को 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। मैं कहूंगा साथियों, आपकी एग्जाम में दिवस से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे में देख लीजिएगा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल क्या करें? 36 नंबर आपका सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित है? असम में स्थित है। ई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में हो जाएगा, खत्म। चलिए, 37 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2024 के अनुसार? तो बताइएगा, इसका जवाब हम बताएं नहीं ना, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 37 नंबर का कौन सा जवाब सही होगा बाबू? और लास्ट में आप लोग टारगेट बताना है कि 40 में से कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं। चलिए, 38 नंबर आपका सवाल क्या है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सवाल आपका क्या कर रहा है? सवाल आपका कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? अगर खून को जमाना है, यानी
जैसे में हाथ पैर किसी का कटता है तो देखते हैं ना, किसी का खून जल्दी जम जाता है, किसी का बहुत देर से जमता है। तो वहीं पर सवाल कर रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर, आप 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज का आखिरी सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपका रिव्यू हमें बहुत जरूरी है। और एक बात 40 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, एक कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मेरा 10 प्रश्न सही हुआ, 20 प्रश्न सही हुआ, 30 प्रश्न सही हुआ। जितना हुआ ईमानदारी पूर्वक मारिए। सबसे जो जरूरी बात है, ईमानदारी से आपको बताना है कि 10 ही सही हुआ, 10 ही लिखिए। लेकिन मेहनत अगला बार करेंगे तो 40 में 40 प्रश्न सही होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही खतरनाक वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी की रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं।